या जब से मनुस्मृति का निर्माण हुआ है तब से गिना जाए उनको समाज में बराबर का स्थान मिलता नहीं, और आज हम यही देख रहे हैं। अगर इतने सारे लोग हैं, अगर उसमें से मैं एक हूँ, तो हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं कहीं ना कहीं किसी को एक समाज का हिस्सा अलग करने के लिए। तो सिर्फ पॉलिटिक्स को हमेशा जब रिलीजन से जोड़ते हैं राम सर, या इतिहास से जोड़ते हैं, तो क्यों आपको ऐसा लगता है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, एलजीबीटी कम्युनिटी या जेंडर डाइवर्स की कहीं पे भी बात नहीं? केवल एमए पीएचडी करने से सही समझ नहीं आती, ये एक वैचारिक सोच है। आज के दिन में जितने सारे बड़े बड़े मीडिया है, उनके वार्कर है, सब काफ़ी पढ़े लिखे हैं, या उन तक ये बात उनको एहसास नहीं होता है जो ये समाज के अंदर वाकई प्रॉब्लम हो रहा है, ये हो रहा है, और वो नेगेटिव बात को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बड़ा गिला शिकवा है इतिहास से, क्योंकि इतिहास ने कभी भी हमारे जैसे लोगों का इतिहास कभी गढ़ा ही नहीं है, ना जानने की कोशिश की। अगर आप सूफी संत सल्तनत के बारे में बात करते हैं तो टैक्स कलेक्टर ड्यूटी से लेके सल्तनत के सारे बड़े बड़े पोजीशंस पे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, या जिसको हिजड़ा कम्युनिटी कहा जाता था, वो थे। कश्मीरी पंडित, और जब हिंदू मुस्लिम का जो 1990 से जब दंगा स्टार्ट हुआ, तो हम सिर्फ दो ही एस्पेक्ट को लेते हैं, वो हमेशा है मेल और फीमेल। हम थर्ड जेंडर के एस्पेक्ट को लेते ही नहीं है, और उसके बाद में बात ही नहीं करते। जैसे आपने कहा कि फार्मर्स है, दलित्स हैं, और अलग अलग राइट्स हैं, पर जो फार्मर दलित के भी नीचे पड़ते हैं, जिनको समाज में जगह ही नहीं है, कोई जगह नहीं है, वो तो अनगिनत है। ब्रिटिश के टाइम से गिने जाए या जब से मनुस्मृति का निर्माण हुआ है तब से गिना जाए, उनको समाज में बराबर का स्थान मिलता नहीं, और आज हम यही देख रहे हैं। अगर इतने सारे लोग हैं, अगर उसमें से मैं एक हूँ, तो हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं कहीं ना कहीं किसी को एक समाज का हिस्सा अलग करने के लिए। तो सिर्फ पॉलिटिक्स को हमेशा जब रिलीजन से जोड़ते हैं राम सर, या इतिहास से जोड़ते हैं, तो क्यों आपको ऐसा लगता है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, एलजीबीटी कम्युनिटी या जेंडर डाइवर्स की कहीं पे भी बात नहीं होती? भले वो सीए एनआरसी गवर्नमेंट निकाले, उसमें सिर्फ एक कौम को लगता है कि हमें देश से निकालने की बात हो रही है, जबकि ये बात ही नहीं होती कि ट्रांसजेंडर पीपल सेक्स वर्कर्स कहा जाएंगे। जब कोई फिल्म बनती है और जिसके ऊपर वायलेंस दिखाया जाता है, भले वो गुजरात के ऊपर भी हो, दाहोद के ऊपर भी, वो डेटा सिर्फ मेल, फीमेल या चिल्ड्रन को क्यों टारगेट करता है, और एलजीबीटी की कम्युनिटी को, ये जो उससे भी वल्नरेबल है, उनके बारे में क्यों बात नहीं करता है? और जब तक ये चीजें नहीं होगी, तब तक ना ये समाज की सोच बदलेगी, और ना ही समाज कोई इनिशिएटिव लेगा कि हम इन लोगों के बारे में। तो मेरा वो है। नहीं, देखिए, आप जो कह रहे हैं मैं तो उससे पूरा सहमत हूँ। और अभी आपने देखा होगा तो 3-4 दिन पहले एक जजमेंट आया था सेक्स वर्कर्स के ऊपर। बहुत अच्छा जजमेंट था, मेरा जहाँ तक मूल्यांकन है। पहली बार मैंने एक अच्छे जजमेंट को देखा, और जस्टिस AP शाह ने जो दिया था वो भी बहुत अच्छा जजमेंट था। तो वैसे तो देखा जाए तो आज हमारी बात में इवन दलितों की हम बात करते हैं, पर औरतों की बात कम करते हैं। ट्रांसजेंडर की बात तो और होती नहीं है प्रैक्टिकली। तो इसको भी हमको अपने सोच का दायरा थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। और अगर आप जैसे लोगों को हम कॉन्शियसली, प्रोएक्टिवली, यानी सकारात्मक रूप से जोड़ने की कोशिश करें, तो हमारी जिम्मेदारी है। और आपकी भी जिम्मेदारी है कि ऐसे में आप भी अप्रोच कीजिए, अपनी कम्युनिटी के दूसरे लोगों को लाइए। और ये मीटिंग्स में लोग तभी अवेयर होंगे ना। अब जो मुद्दा, अब जैसे देखिए 100-150 साल पहले लड़कियों का एजुकेशन ही नहीं था, राइट? तो यानी समाज, यानी पुरुष समाज। तो उसके बाद सावित्रीबाई फुले ने जब लड़कियों के लिए स्कूल चालू किया तो उनका स्ट्रगल हुआ। तो ऐसे मेरे ख्याल से ट्रांसजेंडर के बारे में पिछले 20 साल से थोड़ी चेतना बढ़ रही है, पर जितनी बढ़ी है वो बहुत कम है, और उसको एक और विकसित रूप में करना चाहिए। मेरे ख्याल से हम एक पूरा सेशन इस पर डिवोट कर सकते हैं। ट्रांसजेंडर के जो इश्यूज़ हैं, जो अल्टरनेट सेक्सुअलिटी वाले हैं, वो सब पे हम एक सेशन लेके उसको अपनी डिमांड्स में कैसे रखें। जैसे मैं भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहा था, तो उसमें ये ट्रांसजेंडर का मुद्दा तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसमें भी हमको चर्चा करना चाहिए नहीं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ट्रांसजेंडर्स के रोल को, उनकी हिस्ट्री को, उनके राइट्स को
बराबर रखना चाहिए, ये चीज़ें आना चाहिए। तो मैं आपकी बात का स्वागत करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम भी इस मामले में परफेक्ट नहीं हैं और हमको इसमें अपने आप को सुधार करने के लिए चलना चाहिए। आपका बहुत धन्यवाद कि आप इससे जुड़े हुए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा एक ग्रुप इन चीज़ों को सीरियसली लेगा और जगह जगह हम जैसे लोग भी जहाँ हमको मौका मिलता है, मैं खुद पर्सनली इन मुद्दों को उठाने की कोशिश करूँगा। सेकुलरिज्म के प्रति जितनी भी पार्टियां हैं, बैठ के कर सकते दिख नहीं रहा बैठ के कर सेकुलरिज्म के प्रति कितना लोग जो है कितने हद तक की पार्टियां जिम्मेदार हैं भगवान हिंदुत्व के बढ़ावे के लिए, सेकुलरिज्म के प्रति उनकी निष्ठा या ईमानदारी जो है वो कितने हद तक इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? देखो यार, इसमें कई बार ऐसा होता है, सच्चाई को न बताया जाए तो अच्छा है। मुख्य बात यह है कि लोगों का जो माइंड सेट, सोचने का तरीका लगातार बदला जा रहा है, उसके कारण बहुत सारी पार्टीज ये डेंगल हो जाती है कि भाई हम अगर ये करेंगे, हम अपने आप को सेकुलर बोलेंगे तो हिंदू हमसे दूर चला जाएगा। तो यहाँ ये हिम्मत करने की ज़रूरत है। इसलिए कई पार्टी फिर भी कुछ हैं जो हैं। अब सवाल तो यह है कि मेरे पास जितने हथियार हैं मैं उनसे लड़ूंगा। मैं 4 दुश्मनों से एक साथ नहीं लड़ सकता। एक दुश्मन आइडेंटिफाई कर लो, उसके खिलाफ बाकी थोड़ा कोई 50% एनर्जी वाला है, कोई 25% एनर्जी वाला है, कोई 100% सेकुलर है, कोई 5% सेकुलर है, कोई 10% सेकुलर है। आ जाओ भैया, कम से कम कम्युनल के खिलाफ लड़ेंगे मिलके। ऐसा एक सरल बात मैं कॉमन सेंस की बोल रहा हूँ कि आप 2 दुश्मनों से एक साथ नहीं लड़ सकते। आप बोलेंगे ये भी खराब है, वो भी खराब है, हम थर्ड फ्रंट बनेंगे, नहीं होने वाला, कभी नहीं होने वाला। जो ज़्यादा खराब है वो पूरा खराब है, इतना मैं आप इशारा समझ जाओ। जो ज़्यादा खराब है पूरा खराब है, और जो दूसरा आप जो टारगेट करते हो उसमें उम्मीद है कि अगर पब्लिक का प्रेशर आए तो वो इधर से इधर भी हिल जाता है। ये आप आशा है आप मेरी बात समझ रहे हैं। आप हिटलर को नहीं बदल सकते, हिटलर को नहीं बदल सकते। आपको एनर्जी वेस्ट करना तो ट्राई कीजिए, पर जो बीच के खड़े हुए लोग हैं जो हिटलर के प्रभाव में आ सकते हैं, उनको आप अपने साथ लीजिए और प्लेटफॉर्म बनाइए। ये मान के कि भाई ये पूरी तौर से सेकुलर नहीं है, फिर भी मैं इसके साथ हूँ, क्योंकि मेरे को वो जो पूरा फाशिस्ट बोला जाए उसके खिलाफ लड़ना है। इसलिए हम एक कोएलिशन बनाएंगे। हमारे यहाँ पिंकू भी होते हैं ना, आपने पिंकू सुना होगा, रेड भी होते हैं, पिंकू भी होते हैं, अपॉर्चुनिस्ट भी होते हैं, सब प्रकार के लोग अपने इसमें हैं। पर अभी सबका एक कोएलिशन बनाने की ज़रूरत है, एक को छोड़कर। मतलब कहने का ये खराब, सबसे खराब और थोड़ा जो कम खराब है वो आप कम खराब को चुनिए। तो आज के दिन में जितने सारे बड़े बड़े मीडिया है, तो उनके वार्कर है, सब काफ़ी पढ़े लिखे हैं। या उन तक ये बात उनको एहसास नहीं होता है जो ये समाज के अंदर वाकई प्रॉब्लम हो रहा है, ये हो रहा है, और वो नेगेटिव बात को आगे बढ़ा रहे हैं। वाकई एक दुख की तो बात है। इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटी है, बड़े बड़े हर मजहब के बड़े बड़े जो धार्मिक स्थल है, क्या कुछ उनको फिक्र नहीं होता है कि बाकी जो सच्चाई से आप लोगों को भटका रहा हूँ तो कब तक चलेगा। जैसे एक सावित्री फुले का बात बोले आपने, हमने अक्सर देख चुका, हमारे देश का जो प्राइम मिनिस्टर साहब है, जितने भी बड़े बड़े विद्वान लोग हैं उनके बारे में ऐसा बात करते हैं तो जनता भावुकता हो जाता है कि भाई ये तो इनका कदर करते हैं, और हकीकत में देखने को मिले तो वाकई उनका कुछ कदर नहीं कर रहा है। तो वाकई सोचने की बात है। तो मेरा ऐसा उम्मीद है जो बड़े बड़े हमारे आप जैसे सोच के विचार के लोग हैं, तो उन सारे पढ़े लिखे लोग वो बात को पहुंचाना चाहिए ज़्यादा। सर धन्यवाद सर, अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली मैं ये जो कोशिश है इस प्रकार की कि भाई हफ्ते में हम एक बार मिले, 15 दिन में एक बार मिले, उसका एम यही है कि आप जैसे पर्सनल यूट्यूब वीडियो देखते हैं, आपकी आइडिया बदलती है, अगर हम ग्रुप में ऐसा करें और लोगों तक पहुंचाएं। आखिर में सवाल तो यही है ना दोस्त कि अगर हम समाज में आगे नहीं पहुंचते तो कहाँ रहेगा हमारे विचार, कहाँ रहेंगे। केवल MA PhD करने से सही समझ नहीं आती, ये एक वैचारिक सोच है।
जो सोसाइटी के कमिटमेंट से आता है। कई बहुत केवल पढ़ने लिखने से आप सेकुलर नहीं हो जाते। कई पढ़े लिखे लोग जो मैं सोशल ग्रुप्स में हूँ, तो जैसे मेरा मेडिकल कॉलेज का जो बैच था, मेरे आर्टिकल वहाँ पोस्ट नहीं होने देते। मैं उनके बैच का हूँ, MBBS डॉक्टर हैं, सब 75 साल के हो गए, रिटायर होने पर मेरे आर्टिकल उसके बैच में एक दूसरी मेरी दोस्त डालती थी, उसको बोले आउट। तो सवाल ये है कि हमने काम नहीं किया, हम बहुत लेट जाग रहे। पर ये है ना, जब जागे तभी सवेरा। लेट जाग रहे पर अभी भी हमको पूरी ताकत लगाना चाहिए ना इस पे। आप जो बोल रहे हैं वही तो हमको करना है, और वो करने के लिए आपको एक खुद को सवाल पूछना पड़ेगा, मैं क्या करूँगा। आखिरी सवाल तो ये है, मैं क्या करने वाला हूँ जिससे समाज में परिस्थिति सुधरे। और वहीं जब जवाब आते हैं, समाज के परिवर्तन की परिस्थिति शुरू हो जाती है। केवल एक 4-5 लोग कर रहे हैं, भाई हम वो कर रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला। जब हम में से सब व्यक्ति सोचेंगे, मैं इस हफ्ते से कमिट करता हूँ कि मैं इतना टाइम इसको दूंगा, मैं फराज के कांटेक्ट में रहूँगा, मोइन के कांटेक्ट में रहूँगा, ग्रुप के कांटेक्ट में रहूँगा, मिलूँगा, बिजनेस में से, नौकरी में से टाइम निकालूंगा, साथ में चाय पियेंगे, गप्पे मारेंगे, सीरियस बातें करेंगे। हमारा क्लब बनना चाहिए। क्लब, भजन मंडली तो होती है, अपने लोकल भजन मंडली देख के बहुत मज़ा आता है, पर हमारे लोगों का ग्रुप क्यों नहीं हो सकता जो समाज के प्रति समर्पित हैं। मिलो ना, एंजॉय करो, कुछ गाने गाओ, अच्छे से गाने भी हैं बहुत सारे, चाय पियो, ये वीडियो देखो। एक्चुअली वो मेरी कल्पना ये है कि हमारा अड्डा बनना चाहिए। बंगाल में एक अड्डे की कंसेप्ट है, बैठे भाई आधा कप चाय पी रहे 3 घंटे तक, आधा कप चाय और 3 घंटे गपशप। और हमारी गपशप पर में होना चाहिए एक सिस्टम जिसमें हमारा ज्ञान बढ़े, दूसरों का ज्ञान बढ़े, और एक उसमें कल्पना हो कि ये चीज़ों को हम लोगों तक ले जाना है और हमको ले जाना है। किसी दूसरे से ही हम उम्मीद नहीं कर सकते। जब तक हम नहीं करेंगे दूसरे से उम्मीद नहीं कर सकते। जी, हम वही